बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं औराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल में बैठकर भी एस्टेब्लिशमेंट और अपनी मुखालिफ सियासी जमातों के लिए एक खतरा बने हुए हैं और इस हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का कोई चूरन ये अवाम खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या सलूक हो रहा है, आज इस पर उन्होंने खुल के बात की है, इस पर भी बात करेंगे वीडियो में। उसके साथ साथ इद्दत में जो निकाह वाला केस था, बदनामे जमाना केस, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदालती तारीख के वो मकरूह, गलीज और जो घिनौने केसेस थे, उनमें से ये सरे फहरिस्त केस है जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई थी। उसमें आज क्या डेवलपमेंट हुई है उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, ये हुकूमत इस वक्त जो फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत है, इसने नैब तरमीम आर्डिनेंस और इलेक्शन एक्ट तरमीमी आर्डिनेंस के जरिए फॉर्म 47 के जरिए की जाने वाली बदमाशी को रेगुलेट करने के लिए और अपनी मर्जी के फैसले हासिल करने के लिए ट्रिब्यूनल से रिटायर्ड जजेस को भी ट्रिब्यूनल में शामिल करने का जो एक सदारती हुक्मनामा जारी किया था, उसको चैलेंज किया गया था। लेकिन आज उसमें भी मैं समझता हूँ अदालत की जानिब से एक सहूलतकारी नजर आई है इस हुकूमत की। इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, पहले बात करते हैं कि आज इद्दत में जो निकाह केस था उसमें अपीलों की समाअत के दौरान क्या हुआ। एक तो आज जो इसमें अफजल मजोका साहब हैं, उनकी अदालत में मुद्दई खाबर फरीद मानिका साहब और उनके जो वकील हैं वो दोनों गैर हाजिर थे। आज की समाअत में वो हाजिर नहीं हुए। इमरान खान साहब की जानिब से इसमें उस्मान गिल पेश हुए और बुशरा बीबी की जानिब से भी। तो आज अदालत ने ये सवाल किया उनसे कि क्या आप सजा के खिलाफ अपनी अपीलों पर जल्द समाअत चाहते हैं या सजा मुअत्तली पर जल्द समाअत चाहते हैं। तो इसकी बजाय जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील थे उस्मान गिल, उन्होंने कहा कि जी अदालत शिकायत कुनिंदा के यानी कंप्लेनर जो है इसमें खाबर फरीद मानिका साहब, उनके कंडक्ट को भी देखे। तो जज साहब ने इस पे कहा कि जी हमने शिकायत कुनिंदा को भी नोटिस किया था, वो नहीं आना चाहते तो ना आए, अदालत ये केस जो है वो सुनेगी, सिर्फ बुशरा बीबी की हद तक दरखास्त फिक्स नहीं कर सकते। इस तरह से अदालत का माइंड जाहिर होता है। ये जो अफजल मजोका साहब है, ये मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा मोहतात हैं इस केस में। वो अपने रवैये से और अपने जो उनके रिमार्क्स हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, उनसे ये तासुर हरगिज नहीं देना चाहते कि उनके माइंड में क्या है या वो इस केस का फैसला किस तरफ करने जा रहे हैं। क्योंकि माजी में 2 दफा शाहरुख अर्जमन साहब पर खाबर फरीद मानिका साहब की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया गया। एक दफा तो उनकी दरखास्त खारिज की गई, लेकिन दूसरी दफा जब इस केस का फैसला होना था, उस फैसले के अनाउंसमेंट से पहले खाबर फरीद मानिका साहब की जानिब से फिर एतराज किया गया और अदालत में जो है वो बड़ी उन्होंने गलत जुबान भी इस्तेमाल की इमरान खान के बारे में। और अदालत में फिर शोर गुल की वजह से जो शाहरुख अर्जमन साहब थे, उन्होंने इस केस की समाअत से माजरत कर ली और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को खत लिख दिया कि ये केस किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए, वो इस केस का फैसला करना मुनासिब नहीं समझते। तो फिर ये केस जो है वो अफजल मजोका साहब की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया। और अफजल मजोका साहब ने भी आज जो कुछ कहा है उससे महसूस यही होता है कि वो हरगिज ये किसी को तासुर नहीं देना चाहते कि वो इस केस में क्या सोच रहे हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जी इस तरह से चूंकि अदालत का माइंड जाहिर होता है, बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों की तरफ से अगर दरखास्तें होती तो अदालत समाअत के हवाले से बेहतर पोजीशन में होती। तो उस्मान गिल जो थे उन्होंने फिर इस्तदा की कि जी अगर अदालत 10 वक्त का मिनट दे तो बानी पीटीए इमरान खान की जानिब से भी हम दरखास्तें दायर कर देते हैं। तो इस बात पर जो है वो अदालत ने फिर उनकी बात मान ली और अदालत ने उनको वक्त दे दिया और जो मुकदमे की समाअत थी उसमें वक्फा कर दिया। फिर समाअत के बाद इसमें न्याजुल्लाह न्याजी साहब जो हैं वो भी चूंकि इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से पेश थे, तो उन्होंने कहा कि जी अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए खुद भी दोनों दरखास्तों को एक साथ मुकर्रर कर सकती है। ये बात कानूनी तौर पर उनकी बिल्कुल दुरुस्त थी कि अगर अदालत चाहे तो जो है वो दोनों दरखास्तें एक साथ मुकर्रर कर सकती है। ताहम इसके बावजूद बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब की जानिब से हम दरखास्त दे रहे हैं। तो फिर इस पर कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जी सिर्फ एक मुलजम की जानिब से जल्द समाअत की दरखास्त आई थी। अदालत ने चीजों को बैलेंस करना होता है। ये बात उनकी बड़ी अहम थी कि अदालत ने चीजों को बैलेंस करना होता है। इंतहाई माजरत के साथ अफजल मजोका साहब, अदालत ने चीजों को बैलेंस नहीं करना होता, अदालत ने इंसाफ करना होता है।
बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान में और इदारे मौजूद हैं। अदालतों का काम बैलेंस करना नहीं होता, अदालतों का काम कानून और आइन के मुताबिक लोगों को इंसाफ फराहम करना होता है। सादा कागज पर दरखास्त दी गई है, बयान अल्फी भी दरखास्त के साथ लगाएं। दरखास्त में किसी पार्टी को फ्रीक भी नहीं बनाया गया, ये आज जो है अफजल मजोका साहब की जानिब से कहा गया। तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, जो साबिक चेयरमैन और बानी पीटीआई इमरान खान साहब की जानिब से इद्दत में निकाह केस की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मुअत्तली की दरखास्तें दायर होने के बाद अदालत ने इन दोनों मुल्जमान की जानिब से दायर दरखास्तों पर जो फ्री कैन है, यानी एक तो जो उनके वकील हैं खाबर फरीद मनिका साहब के, उनको भी, और जो खाबर फरीद मनिका साहब है उनको भी दोबारा नोटिस जारी कर दिया और इस केस की समाअत जो है वो 11 जून तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन इस दौरान एक और वारदात जो है वो भी डालने की कोशिश की जा रही है। अलकादर ट्रस्ट केस में चूंकि जो पिछले जज थे उनकी टर्म पूरी हो गई थी, उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद मोहम्मद अली वड़ाई साहब जो हैं उन्होंने एहतसाब अदालत के जज नंबर 2 एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज की हैसियत से आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस या अल कादर ट्रस्ट केस की जो है वो समाअत की। लेकिन इस समाअत के दौरान जो इमरान खान साहब के वकील थे बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने जज साहब के समाअत करने पर एतराज उठाया कि जज जो है मौजूदा जज वो इस केस की समाअत नहीं कर सकते। तो उनके एतराज उठाने के बाद उस केस की समाअत जो है वो भी 11 जून तक मुलतवी कर दी गई है। उसके साथ साथ ये सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फिर एक सहूलत कारी की है। नाजरीन, आपको पता है कि इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के खिलाफ शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी साहब ने पेटिशन फाइल की थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उसकी समाअत के दौरान बड़े सख्त रिमार्क्स भी पास किए थे, कुछ जुर्माना भी किया था और ये भी कहा था कि जी फॉर्म 45 लेकर आएं और हम इसका फॉरेंसिक भी करवाएंगे और इस कोर्ट के ऑर्डर को मानना पड़ेगा, अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर इसके नताइज भी भुगतेगा। तो इस बात को देखते हुए कि ये सीटें इस्लामाबाद की हाथ से जा रही हैं, तो फिर नैब तरमीमी आर्डिनेंस लाया गया, इलेक्शन तरमीमी आर्डिनेंस, जिसमें रिटायर्ड जजेस जो हैं उनको अपनी मर्जी से तैनात करने का हक दे दिया गया और फिर ये जो केसेस हैं ट्रिब्यूनल से ये भी मुंतकिल करने का मकसद और मुद्दा जो है वो हुकूमत का यही था। तो आज फिर इस केस पर समाअत थी। इस जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी जो आर्डिनेंस बनाया गया था इसके खिलाफ शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी साहब ने पिटीशन फाइल की थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास समाअत के लिए मुकर्रर थी। तो इस पर बहस कंप्लीट होने के बाद उन्होंने फैसला महफूज कर लिया था और बहस के दौरान बड़े सख्त सवालात भी किए और सवालात से महसूस हो रहा था कि वो क्या करने जा रहे हैं और वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई चल रही है उससे रोकने की दरखास्तों पर हुक्म इम्तना नहीं दिया, वो दरखास्त मुस्तरद कर दी, यानी फौरी रिलीफ जो है वो नहीं दिया गया आज शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी को। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया है, चूंकि तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो धांधली के खिलाफ अपीलें समाअत करने हैं, जिसकी अब तब्दीली के इम्कानात जो हैं वो काफी हद तक बढ़ चुके हैं कि अब ये केस जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं ये केस अब शायद मुंतकिल हो जाएगा किसी और जज के पास, किसी और ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। और जहां तक कानून का ताल्लुक है तो चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास किसी जज को तब्दील करने का कोई इख्तियार नहीं है, ट्रिब्यूनल के लिए भी इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल के लिए एक ही खत लिखा गया था और एक ही जज मांगा गया था। तो अब अगर दोबारा से ट्रिब्यूनल बनाया जाता है पुराने कानून के मुताबिक तो फिर दोबारा से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक साहब को खत लिखा जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और फिर नया जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन अब चूंकि उस कानून में तरमीम की गई है आर्डिनेंस के जरिए, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिटायर्ड जजेस को भी इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर उनका तकर्रुर कर सकता है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो बदमाशी और वो वारदात जो फॉर्म 47 के जरिए डाली गई है और वो फॉर्म 45 जिनको छुपाया गया है उन पर किसी तरह पर्दा जो है वो डाला जा सके और जो अददी अक्सरियत है ये कम ना होने दी जाए। लेकिन बहरहाल ये बदमाशी और ये वारदात ऐसी नहीं है जिसको आसानी से छुपाया जा सके। ये कवानीन जिनको चैलेंज किया जा रहा है ये बदनीयती की बुनियाद पर बनाए गए हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है
اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج کا فیصلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے. فوری ریلیف دینا چاہیے تھا. پاکستان میں اگر واضح بددیانتی نظر آ رہی ہے کسی فریق کے کسی عمل میں، جیسا کہ اس عمل میں بددیانتی نظر آ رہی ہے کہ الیکشن ٹریبونل کے لیے خط لکھ دیے گئے، خط کے بعد ججز کے نام بھجوا دیے گئے. پہلی بددیانتی یہ کی کہ ناموں کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، اور پھر جب یہ دیکھا کہ اب یہ ساری بدماشی اور یہ واردات جو ہے یہ کھل کے سامنے آ رہی ہے، تو پھر اس کو روکنے کے لیے اب یہ ایک متنازع اور میں سمجھتا ہوں ایک کالا قانون جو ہے وہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس ملک میں جاری کیا گیا ہے. اور پھر قاضی فائز صاحب جو جمہوریت کے علمبردار بھی بنتے ہیں، آئین کے چیمپئن بھی بنتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ آئین کے محافظ ہیں اور جو ہیومن رائٹس ہیں ان کے ہم گارڈین ہیں، ان کی موجودگی میں اس قسم کی متنازع قوانین اور آرڈیننس جاری کیے جا رہے ہیں. نیب قوانین میں ترامیم کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کل جو کچھ ہوا ہے، اس سے پہلے جو سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل تھا اس پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کیا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. لیکن ایک طرف یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنی مرضی کے ججز لانے کے لیے جو ہے الجہاد ٹرسٹ کیس جیسے ایک جو میں سمجھتا ہوں لینڈ مارک ججمنٹ تھی اس کو بھی بائی پاس کیا جا رہا ہے. جونیئر ججز جو ہیں ان کو لایا جا رہا ہے. اگر سینیارٹی کے حساب سے بات کی جائے تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے ان کو جانا چاہیے تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن وہ نہیں گئے. لاہور سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ایک دوسرے جج ہیں ان کو لے کے جایا جا رہا ہے. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن جب پاکستان میں آئین اور قانون کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے گا تو پھر ادارے جو ہے ان کی ڈائیورس پروگریس شروع ہو جائے گی. اور پچھلے 75 76 77 سالوں میں پاکستان ترقی معکوس کا شکار بھی اسی لیے کہ یہاں لوگ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین وہ نون لیگ سے تعلق رکھنے والے صحافی حضرات جو دن رات بیٹھ کر بھاشن دیتے تھے، ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خوراک پہ اب تک اتنے لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں، اگر وہ اشاعت بنایا جاتا اس وقت تو شاید وہ 25,000 روپے کا کھانا روز کھا رہے تھے. تو آج عمران خان صاحب نے یہ بتا دیا اپنے وکلاء سے ملاقات میں، کیونکہ آج وہ القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جی مجھے جیل میں سابق وزیر اعظم والی کوئی سہولت میسر نہیں ہے، جیل کے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، ایک ایکسرسائز بائک کے علاوہ کچھ نہیں دیا گیا، جیل کی تمام چکیوں میں ایئر کولر لگائے گئے ہیں لیکن خاص طور پر میرے لیے نہیں لگایا گیا. آج پھر انہوں نے وہ کرنل صاحب کے لتے لیے، ان کو اڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا کہ جی ایک کرنل جیل کے اندر تمام چیزیں کنٹرول کر رہا ہے، مجھے جیل کے اندر ایک قیدی کھانا بنا کر دیتا ہے، میرے لیے باہر سے کھانا نہیں آتا. پھر یہ بھی کہا کہ جی میں جیل میں بیٹھ کر ٹویٹر استعمال نہیں کرتا، لیکن میں اپنے ٹویٹ کو تسلیم کرتا ہوں. میرے جو جہاں مجھے رکھا گیا ہے وہاں واش روم تو ہے لیکن نہانے کی سہولت نہیں ہے، نہانے کے لیے میں دوسری جگہ جاتا ہوں، لیکن یہ مجھے جس مرضی حال میں رکھیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک تو یہ بات کی، دوسری انہوں نے میں سمجھتا ہوں اپنے جو سوشل میڈیا کے ان کے لوگ ہیں آج ان کو ایکنالج کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں جیل میں بیٹھ کے ٹویٹر استعمال نہیں کرتا، لیکن اپنے اس ٹویٹ کو جس میں مبینہ طور پر ایف آئی اے نے انکوائری بھی شروع کی ہوئی ہے اور بیرسٹر گوہر، عمر ایوب خان، حسن رؤوف اور عمران خان صاحب کے خلاف وہ ایک نیا مقدمہ جو ہے اس کی بھی تیاری ہے، آج انہوں نے اپنے اس ٹویٹ کو بھی تسلیم کیا. لیکن آج انہوں نے ایک بڑا مطالبہ کیا ہے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے سے. انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف سائفر کا جھوٹا کیس بنانے پر ایف آئی اے کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. اب اصولی طور پر عمران خان صاحب کی بات جو ہے وہ بالکل درست ہے. اگر کوئی شخص، کوئی ادارہ کسی آدمی کے خلاف کیس بناتا ہے اور وہ کیس میں آدمی بری ہو جائے تو بہرحال پھر وہ ادارہ جو ہے اس کو معافی مانگنی چاہیے. پاکستان میں چونکہ کیسز روزانہ خارج بھی ہوتے ہیں، لوگ سزا بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کیسز جو خارج ہوتے ہیں ان میں عدالتوں کی جانب سے جرمانہ نہیں کیا جاتا. یہ جو سائفر کیس تھا اس نے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کی کہ ایک وزیر اعظم کو دھمکی آمیز خط آیا ہے وزارت خارجہ میں، اس کے حوالے سے اپنی قوم کو آگاہ کرنے پر آپ نے سزا سنائی ہے. لیکن جس کیس میں سزا سنائی گئی ہے جب اس کی اپیل کی سماعت ہوئی تو اپیل میں وہ کیس جو ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس میں سزا سنائی جا سکتی. تو وہ لوگ جنہوں نے یہ کیس بنایا، جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دی، پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو ان کے خلاف یقیناً حتک عزت کے دعوے بھی کرنے چاہیے، ان کے خلاف عدالتوں میں جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کے خلاف جو ہے
वो भी मैं समझता हूँ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए अगर FIA इस पे माफी नहीं मांगता तो। नाजरीन, अब चूंकि समाअत 11 जून तक मुलतवी हो गई है इद्दत केस में, और इसी तरह 11 जून तक जो है वो अलकादर ट्रस्ट केस में समाअत मुलतवी हो गई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी नोटिस जारी कर दिए हैं, स्टे ग्रांट नहीं किया। तो लगता यही है कि एक तरह से इमरान खान साहब को जो है वो चूंकि अदालती रिलीफ उनको जो बनता था वो मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा अरसा जो है वो जेल में गुजारे। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।